नाज़रीन, यमन की जानब से एक बार फिर इसराइल के ऊपर अटैक किया गया है। बेन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ इसराइल अभी तक अपनी अस्करी कामयाबी और डिक्लेयर्ड गोल अचीव करने में नाकाम है, बल्कि अब तो उसके अपने फौजी जो है वो गजा में लड़ना शुरू हो गए, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो गए, जिसमें उनकी कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। इसराइली फौजी एक दूसरे को मारने लग गए हैं और मुजाहिरों की एक नई लहर है जो वहां पर एक बार फिर जो है वो देखी जा रही है। गोया इसराइल जो है वो क्राइसिस दर क्राइसिस के अंदर इस वक्त जाता चला जा रहा है और उसके जो हाई ऑफिशियल्स हैं, उसके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि इसराइल ये जंग हार चुका है और इस जंग को मजीद कंटिन्यू रखने का मतलब ये होगा कि इसराइल अपनी एब्सोल्यूट डिफीट और डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा, ना कि जंग को मजीद तूल देकर इसराइल कोई विक्ट्री हासिल करने जा रहा है। और जो नेतन्याहू डिक्लेयर्ड गोल्स कहता है फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना और हमास को मिलिटरीली डिफीट करना, ये महज एक ख्वाब है, ये महज इल्यूजन्स हैं और जितना जल्दी इसराइल इससे बाहर निकले और नेतन्याहू को उठाकर बाहर फेंके, यही इसराइल के फायदे के अंदर है। ये बात वो खुलकर कर रहे हैं और हजारों की तादाद के अंदर अब फौजी जो है वो इनकार करना शुरू कर दिया है और उनको ये जेलों में डाल रहे हैं। यानी क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस अब उनको जेलों में डाल रहे हैं, अपने ही फौजियों को। ऑलरेडी फौज की शॉर्टेज है, फौजी लड़ने से इनकार कर रहे हैं, जो इनकार कर रहे हैं उनको जेलों में डाल रहे हैं। उस आर्मी के अंदर जो गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और हम पिछले कई महीनों से आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि अमेरिका का जो एम्पायर है वो अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। कई डायमेंशन है उसकी, क्योंकि एम्पायर की एक डायमेंशन नहीं होती। आज नाज़रीन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जेडी वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इस वक्त अमेरिका के, उनकी जानिब से इस बात का एतराफ कर लिया गया है। ये आलमी मीडिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और ये तारीख में आप समझें कि पहली बार किसी इस लेवल के अमेरिकी ओहदेदार की तरफ से ये कन्फेशन किया गया है। यानी मीडिया या थिंक टैंक्स वो तो लिखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किताबें भी आती रहती हैं, लेकिन किसी इस लेवल के अमेरिकी ओहदेदार की जानिब से ये कन्फेशन करना ये बहुत बड़ी चीज है। और ये इस बात का सबूत है कि जो बदमाशी इसराइल को हासिल रही है और इस वक्त भी वो वही बदमाशी कर रहा है। अभी तक उसकी बमबारी तो नहीं रुकवाई जा सकी, लेकिन वो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और इसको वो कंटिन्यू नहीं रख सकता है, क्योंकि जिसके सर के ऊपर वो ये सारा कुछ कर रहा है वो खुद एतराफ कर रहा है कि टाइम इज ओवर। नाज़रीन, जेडी वैंस ने ये एतराफ किया है कि अमेरिका की जो एब्सोल्यूट पावर है उसका इरा, उसका अहद, उसका इख्तिताम हो चुका है। प्लेनेट पर अमेरिकी एब्सोल्यूट पावर के इरा का इख्तिताम हो चुका है और जेडी वैंस ने एतराफ किया है कि अब दूसरी ताकतें भी दुनिया के स्टेज के ऊपर इमर्ज कर चुकी हैं, इसलिए अब अमेरिका हर अपनी चीज नहीं मनवा सकता है, जिसमें सबसे बढ़कर चाइना, उसके बाद रशिया और कुछ दीगर ताकतें हैं और फिर इनका आपस में इत्तेहाद भी है। तो जो एक एब्सोल्यूट पावर थी, खासकर जो सोवियत यूनियन के फॉल के बाद अमेरिका को हासिल हुई, कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बची थी कि जो अमेरिका को कन्फ्रंट कर सके, तो वो इरा जो है वो उसका इख्तिताम हो चुका है। एब्सोल्यूट पावर अमेरिका को हासिल रही है और ये अमेरिकन जो एम्पायर है ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर था। ह्यूमन हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, चंद सदियों की बात नहीं कर रहे हैं। जब से प्लेनेट पर इंसानों का आगाज हुआ है ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर था, क्योंकि तारीख में जितनी भी हम तारीख जानते हैं हजारों सालों की, उसमें किसी कौम को पूरे प्लेनेट के ऊपर गलबा हासिल नहीं हुआ। यानी बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हुई हैं, खुद मुसलमानों की बड़ी सल्तनत थी, रोम की बहुत बड़ी सल्तनत थी, अलेक्जेंडर उठा सिकंदर आजम और दुनिया के ऊपर बहुत बड़े इलाके के ऊपर सल्तनत कायम की, लेकिन पूरे प्लेनेट के ऊपर एब्सोल्यूट पावर आज तक दुनिया में किसी को हासिल नहीं हुई। वह पहला जो एम्पायर था खुद बरतानिया को हासिल नहीं हुई, क्योंकि जब बरतानिया था तो फ्रांस भी था, बाकी जापान था, सोवियत यूनियन एक बड़ी पावर के तौर पर, बहुत सारी मतलब दीगर पावर्स भी थी, लेकिन बरतानिया सबसे बड़ी पावर था। लेकिन जब अमेरिकन एम्पायर बना है तो उसके मुकाबले में कोई पावर नहीं थी। सोवियत यूनियन टूट गया, चाइना तो उस वक्त राइज कर रहा था, वो तो अपने मामलात में था और चाइना का तो ये मजाक बनाया करते थे। जब इस सदी के शुरू में चाइना को WTO का मेंबर बनाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने कहा ये मतलब इसको कर लो शामिल, ये क्या कर लेगा, मतलब ये बस ठीक है। तो ये अमेरिका की एरोगेंसी, और इसलिए आप देखिए लीबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, यमन में क्या हुआ, लेबनान के अंदर क्या हुआ,
कोई पूछ ही नहीं सका, क्योंकि सामने कोई ताकत मौजूद नहीं थी। लेकिन आज उस लेवल की मिलिट्री चाइना बना चुका है। नेवी, अमेरिकन नेवी जैसी नेवी जो है वो चाइना बनाने की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। इकोनॉमी, दूसरी बड़ी इकोनॉमी चाइना बन चुका है और पहली बड़ी इकोनॉमी की तरफ वो बढ़ रहा है। और टेक्नोलॉजी का जो नंबर 1 है वो इस वक्त अमेरिका नहीं चाइना बन चुका है। तो ये बहुत बड़ा इतराफ हुआ है। ये यानी कि इस तमाम चीज का कंक्रीट सबूत है कि इधर इजराइल हार चुका है, रीजन दूर हो चुका है, स्ट्रेटेजिक जो उसकी पोजीशन है वो डिफीट में जा चुकी है। यूरोप भी हाथ खड़े कर रहा है, यूरोप के अपने बहुत सारे मसाइल हैं, और ऊपर से अमेरिका इस बात का इतराफ कर रहा है कि अब हमारी तो वो ताकत ही नहीं रही, अब वो हमारी एब्सोल्यूट जो पावर है वो खत्म हो चुकी है। और आप देख लें, चाइना ने फलस्तीनी लीडरशिप को बीजिंग बुला लिया और चाइनीज जो है उनकी मुकम्मल सपोर्ट इस वक्त यमन को जारी है। तो ये वो चीजें हैं जो आने वाले वक्तों में इस बात का सबूत दे रही हैं, इस बात का वाज़ेह इशारा दे रही हैं कि इजराइल जो है वो अपनी मुकम्मल तबाही की तरफ बढ़ रहा है अगर वो जंग को अभी तक नहीं रोकेगा। तो ये तमाम सूरत आपके सामने रखेंगे और यमन से हम आगाज करते हैं। इस वक्त यमन नाज़रीन उसने इजराइल को एक बॉक्सिंग बैग समझ लिया है या फिर एक घंटा समझ लिया है जिसको वो कुछ ही देर बाद आ जाता है दोबारा से बजाने के लिए। और इस वक्त यमन की तारीख की सबसे बड़ी बैटल जो है वो इस वक्त जारी है, जो अजमत और बहादुरी की मिसालें कायम कर रही है और इस्लामिक वर्ल्ड की भी उसने इज्जत बचा ली है। क्योंकि बाकी जो दुनिया की अकवाम हैं वो देश साउथ अफ्रीका है, वो आलमी अदालत में गया, कोलंबिया है, उसने इजराइल को एक जेनोसाइडल स्टेट डिक्लेयर, मतलब दुनिया की अकवाम जो है वो इस वक्त देख रही है कि गजा में जुल्म हो रहा है, अपनी आवाज भी उठा रही हैं, लेकिन वो इस बात पर हैरान है और परेशान है कि ये जो मिडिल ईस्ट वर्ल्ड है ये क्यों नहीं गजा के साथ खड़ी हो रही। ठीक है, और ये यकीन मानिए मिडिल ईस्ट में कभी इस लेवल की चीज नहीं देखी गई कि फलस्तीनियों पर इस लेवल का जुल्म हो रहा और मिडिल ईस्ट चुप करके बैठा हो। ये साइलेंस कभी फलस्तीन के तनाजे में आज तक देखने को नहीं मिली। तो दुनिया भी हैरान है। तो यहां पर एक चलो यमन जो है ना वो तो खड़ा हुआ है और उसने बाकी अकवाम के अंदर इस्लामिक वर्ल्ड की थोड़ी सी इज्जत बचा ली है कि इनकी तरफ से भी लड़ने वाले हैं, सब बुज़दिल नहीं है, सब छुप कर और डर कर नहीं बैठे हुए, झुक कर नहीं बैठे हुए, बल्कि कुछ ना कुछ तो खड़े हैं। तो इस तरह भी यमन को देखा जा रहा है दुनिया के अंदर। तो यमन ने जो है वो इस खित्ते के अंदर जो वॉरफेयर सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया है और इजरायली ऑक्यूपेशन को जो एग्जिस्टेंस थ्रेट है उसके अंदर डाल दिया है। 2000 किलोमीटर दूर बैठकर एयर और नेवल ब्लॉकेड कायम करके यमन ने यह एस्टेब्लिश कर दिया कि इजराइल सिक्योर नहीं है। यह बहुत बड़ी चीज यमन ने की है कि यमन ने बताया कि यह चीज भी इजराइल के साथ की जा सकती है। मिसाल के तौर पे इजराइल की डॉक्ट्राइन है कि वो बॉर्डर सिक्योर करता है, जैसे जॉर्डन के साथ एग्रीमेंट है, इजिप्ट के साथ है कि वहां से कभी कोई हमला नहीं होगा। इसी तरह सीरिया के साथ अब वो एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और लेबनान में हिजबुल्लाह को वो लेबनी स्टेट और सबके साथ मिलकर। तो ये है कि बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसी ताकत मौजूद नहीं होनी चाहिए। लेकिन यमन ने यह बताया है कि अब वो जरूरत नहीं है कि बॉर्डर के ऊपर बैठे, हम 2000 किलोमीटर दूर से बैठकर भी वो मकासद अचीव कर सकते हैं, यानी इसराइल को इनसिक्योर जो वो बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि इसराइल को कहां कहां पर वो कैसे कैसे महफूज बनाएंगे। पहले तो उदाहरण के सिर्फ बॉर्डर में देखना है, अब वो बॉर्डर की भी जरूरत नहीं है। कल को ये फलस्तीनियों को कह रहे हैं कि लिबिया जाएं, अब वो कल को लिबिया से मिसाइल आया करेंगे। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने इस्टेब्लिश की है। और इस वक्त जनाब उन्होंने दोबारा हमला कर दिया और थोड़े से वक्त 2, 4, 5, 6 घंटों के बाद हमले हो रहे हैं। बेन गोरियन एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर आकर जो मिसाइल है वो इंटरसेप्ट हुआ और बिल्कुल ऊपर आकर धमाका हुआ और उसका जो शार्पनल है वो इनकी आबादियों के अंदर जाकर गिरा है। और फिर वही पैनिक, फिर वो इजरायली सेटलर जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर शेल्टर्स में भाग रहे हैं। फ्लाइट्स जो है वो हवा के अंदर स्टक हो गई। मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। 4 flights face landing delays at Ben Gurion Airport and fly off the Israeli coast। वो इजरायली कोस्ट के साथ को घंटा जो है वो फ्लाई वहां पर करती रही हैं। Flight stuck in the air due to the missile launch from Yemen and shrapnel from an interceptor missile fell in area of Hebron। अच्छा, तो कल जो है वो बरतानिया ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर ली। इससे पहले जर्मनी, हंगरी, इटली, स्पेन, आयरलैंड, बेल्जियम, ये बहुत सारे मालिक कर चुके हैं। तो आज का जो हमला हुआ है बिल्कुल बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर आकर वो इंटरसेप्ट हुआ है, धमाका। तो आज के इस हमले से मजीद इंपैक्ट पड़ेगा, जो फ्लाइट्स रह गई हैं वो भी कैंसिल होंगी। तो ये क्राइसिस है। और यहां से जब यमन से नाज़रीन हमला होता है तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, उससे इजरायलियों को जंग की हिद्दत का पता चलता है।
ये हिद्दत उन तक भी पहुंच रही है। मिसाल के तौर आप देखिए, यहां से कोई हमला अगर ना हो रहा हो और जंग सिर्फ गजा के अंदर लड़ी जा रही है, तो इजरायलियों को इसकी हिद्दत जो है वो कैसे पहुंचती। तो अब जब यमन से हमले हो रहे हैं और वो रोजाना उनको शेल्टर्स में भागना पड़ता है, उसमें इंजरीज भी होती हैं, तो उनको पता चलता है कि इसकी जो है वो कीमत चुकाना पड़ेगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, यानी ये वो फैक्टर नहीं है जो जंगबंदी पर उनको मजबूर कर सकता है, लेकिन जैसे बाकी फैक्टर्स भी साथ हैं। तो ये वाला जो फैक्टर है, अगर ये ना होता तो शायद इतना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट ना होता। तो ये वन ऑफ द फैक्टर है जो बहुत सारी बाकी फैक्टर्स के साथ मिलकर उनको मुसलसल पुश कर रहा है और मजबूर कर रहा है जंगबंदी के हवाले से। और रोजाना जब मिसाल लगते हैं तो फिर वो रोजाना ये सवाल भी पूछते हैं कि अमेरिका कहां है और वो हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहा। तो फिर रोज उनको बताया जाता है कि अमेरिका आया था हमें बचाने के लिए, लेकिन फिर आखिर में हुआ ये कि वो अपने आप को बचाकर निकल गया। आया था हमें बचाने के लिए, लेकिन आखिर में अपने आप को बचाकर यहां से निकल लिया। तो यहां यमन से होने वाला हर मिसाइल जो फायर हो रहा है, ये अमेरिकी जो शिकस्त है उसमें भी एक मुंह बोलता जवाब सबूत है। तो ये वाली सूरत हाल होगी। अब जरा इजराइल के अंदर देखिए, और दो चीजें हैं जो जंगबंदी करवा सकती हैं। एक है अमेरिका अगर फैसला कर लेता है कि जंग रोकनी है तो वो फौरन जंग रुकवा सकता है। इस वक्त अमेरिका ने वो फैसला नहीं किया है और अमेरिका को पता है गजा में इजराइल क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन वो इसको जारी रखे हुए हैं। और दूसरी जो चीज जंगबंदी पर मजबूर कर सकती है वो है अंदरूनी प्रेशर। ये दो ही चीजें, तीसरी कोई चीज नहीं है जो उनको जंगबंदी के ऊपर लेकर आएगी। अब तीसरी चीज ये है कि ये जंग चलती रहेगी और अल्टीमेटली इजराइल जब वो कोलैप्स हो जाएगा, तीसरी चीज ये है। लेकिन जहां तक जंगबंदी का ताल्लुक है तो ये दो ही चीजें हैं जो जंगबंदी पर उनको मजबूर कर सकती हैं। तो इस वक्त अंदरूनी सूरत हाल क्या, नाज़रीन, इजराइल खाना जंगी में जा चुका है। ये खाना जंगी का एक फेज है जो हम देख रहे हैं। अगला फेज जो है वो उसमें आपको फिर वो जो होते हैं ना फुल स्केल जो सिविल वॉर है वो आपको नजर आएगी। लेकिन वो एक इब्तदाई जो फेज है वो हो रहा है, वो शुरू हो चुका है, जिसमें इजराइल हर सतह के ऊपर क्राइसिस में जा चुका है। उसके इंस्टीट्यूशंस, उसकी आर्मी, उसकी इंटेलिजेंस, उसके लोग जा रहे हैं और सेटलर्स आपस में, यानी देखें बड़ी मेजॉरिटी जंगबंदी चाहती है। एक बड़ा तबका है इजरायली एक्सट्रीमिस्ट का जो जंगबंदी नहीं चाहता, जो नेतन्याहू का सपोर्टर है, और वो उनकी आपस में लड़ाई जो है वो जारी है। नेतन्याहू और आर्मी की जारी है, अदालतों के साथ मामलात हैं, ठीक है, और इजरायली सेटलर्स बैरून मुल्क जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो हर सतह का क्राइसिस है जो इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। और ये जंग चलती रही तो ये फुल स्केल सिविल वॉर के अंदर तब्दील हो जाएगा। पॉलिटिकल एलीट आप देखिए किस लेवल के ऊपर लड़ रही है। इससे बड़ी और बात क्या होगी कि इजरायली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और हाई ऑफिशियल्स और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर वो इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि इजराइल गजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है। ये कोई मामूली चीज नहीं हुई है। तो ये चीजें अब आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक एक क्राइसिस रखता हूं किस सतह के ऊपर हो रहा है। अभी जो रिपोर्ट आई है बड़ी गैर मामूली है। इजरायली फौजी जो है वो गजा के अंदर आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं और एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाई हैं, जिसके अंदर एक इजरायली फौजी जो है वो शदीद जख्मी हुआ है और इस वक्त मरने के करीब। ये गजा के अंदर वाकयात हो रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने आकर हिट नहीं किया, आपस में लड़ाई हुई है और उसमें फौजी जब मरने के करीब है। सोल्जर वाज सीरियसली इंजर्ड ड्यूरिंग अ स्कफल दैट ब्रोक आउट बिटवीन सोल्जर्स इनसाइड द गाजा स्ट्रिप। Military police decided to open an investigation after a soldier was injured during a scuffle between soldiers in Gaza. और बकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये किस तरह से हो रहा है। तो वैसे भी ये उसूल है और हमने तारीख देखी है, तारीख भरी पड़ी है। जब भी कोई कौम कोई गुनाह अजीम कर लेती है तो फिर उसके ऊपर इसी तरह का कहर आता है। सबसे पहले उनके हवास जो है वो मारे जाते हैं। और ये जो कौम है इसके साथ तो फिर मामला ही खास है ना, इसके साथ तो मामला ही खास है। और इस कौम के बारे में ता कयामत वो फैसला मौजूद है कि जब जब ये दुनिया में इस तरह का करेंगे तो फिर उसका जवाब भी जमीन से तो आएगा ही आएगा, असल जवाब ऊपर से आएगा। ये फैसला ता कयामत लिख दिया गया है, जिसमें कोई रत्ती बराबर भी कोई तब्दीली की कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए जो ये कर रहे हैं इस रास्ते के ऊपर इन्होंने अपने लिए तबाही चुनी है। ठीक है, दुनिया तो बेहिसी दिखा सकती है, लेकिन असल जहां पर जस्टिस होना है वो तो होकर रहेगा और इनके साथ इसी जमीन पर होना है। ठीक है, ये बात तय है, इसमें कोई वो चीज नहीं है, कोई दूसरी राय इसमें है ही नहीं, कोई रत्ती बराबर भी इसमें फर्क वाली बात नहीं है। इसके साथ अब अगली बात देखिए, इजरायली सोल्जर जो हैं उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया है। और जो लड़ने से इनकार कर रहे हैं उनमें से बहुत सारों को
जो है वो एक सजा के तौर पर जेल में डाला जा रहा है, ताकि बाकी जो हैं वो इनकार ना करें, यानी खौफ रखा जाए कि अगर कोई इनकार करेगा तो उसमें जेल। आप मुझे अंदाजा, आपने कभी तारीख में ऐसा देखा है कि कोई फौज है वो लड़ने से इनकार कर रही हो और फिर उसको जेलों में डाला जा रहा हो? यानी ऑलरेडी फौज की शॉर्टेज है और उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो ये अपनी इनकी मत मारी कर इनके हवास बाख्ता हो चुके हैं, और वो जो कैद से रिहा होकर आ रहे हैं फिर वो मीडिया पर जाकर डायरेक्टली इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो कह रहे हैं हमें कोई कामयाबी नहीं हो रही और हम बिल्कुल इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। निहाल ब्रिगेड ऑफिसर was sentenced to 20 days in prison for refusing to perform further reserve duty। एक ऑफिसर को 20 दिन तक जेल में डाल दिया गया, उसने लड़ने से इनकार किया। ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं और फिर अभी वो रिहा हुआ है आज और उसने मीडिया पर इंटरव्यू दिया है। द वॉर इन गाजा हैज नॉट एंडेड, द कैप्टिव्स हैव बीन अबंडन्ड एंड द कंटिन्यूड डेथ्स ऑफ द इनोसेंट पीपल आर शॉकिंग। ये वो इजरायली मीडिया के ऊपर बयान दे रहा है कि इनोसेंट लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, एंड दैट इज शॉकिंग। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके अलावा आगे देखिए, इजरायली जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो मुख्तलिफ इवेंट्स में मीडिया पर जाकर वो तकरीरें कर रहे हैं और इंटरव्यूज दे रहे हैं और नेतन्याहू गवर्नमेंट को निशाना बना रहे हैं। और अभी इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने मिलिट्री को किसी भी इवेंट में शरीक होने से रोक दिया, बैन कर दिया है। Katz justified the ban on the military representatives by saying that there is no place for army officers to appear at conference with political content। वो जनाब वहां पर जाकर नेतन्याहू के गवर्नमेंट पर तनकीद कर रहे हैं और जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। अब वो मिलिट्री के ऊपर उसने जो है वो बैन लगा दिया। ये क्राइसिस हो गया। फिर शिन बेत का बहुत बड़ा क्राइसिस इस वक्त अंदर अनफोल्ड हो चुका है। शिन बेत का चीफ फारिग हुआ 2 दिन पहले, या नेतन्याहू ने उसको हटाया। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, नेतन्याहू के खिलाफ फैसला आया। उसके बावजूद नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी और अब उसने क्या किया है कि एक ऐसे बंदे को शिन बेत का चीफ लगा दिया है जिस पर और ज्यादा क्राइसिस खड़ा हो गया। एक बंदा है जनरल जिन उसका नाम है, और इसको आर्मी ने कुछ ही दिन पहले फारिग कर दिया है। और फारिग इसको इसलिए किया है, इसको डायरेक्टली आर्मी चीफ ने फारिग किया है। और फारिग इसको इसलिए किया है कि ये जासूस बना हुआ था नेतन्याहू का आर्मी के अंदर, और इसको आर्मी चीफ ने, जिसने कल जंगबंदी का मुतालबा भी कर दिया है, उसने इसको जब फारिग कर दिया और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी जारी हैं। इसको खुफिया तौर पर यानी आर्मी के नोटिस में लाए बगैर नेतन्याहू ने बुलाया और शिन बेत का चीफ डिक्लेयर कर दिया। तो उसके और फिर ये बंदा जो है वो जंगबंदी के खिलाफ है, या नेतन्याहू ने इसलिए इसको लेकर आया, इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये जंगबंदी के खिलाफ है और उसने बयान भी दिया है और इसने कहा कि दिस इज अ इटर्नल वॉर और ये रुकेगी नहीं। तो उसके ऊपर मजीद ज्यादा वहां पर गुस्सा। और नेतन्याहू शिन बेत पिक अपोज्ड प्रिजनर स्वैप डील स्टीरिंग आउटरेज। यार गुलाम की स्टेटमेंट देखिए, द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट अपॉइंट जिनी एज हेड ऑफ द शिन बेत व्हाइल ही इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। अच्छा, ये चीज हो गई। इसके साथ देखिए बड़े पैमाने के ऊपर एक बार फिर मुजाहरे जब शुरू हो गए। मैसिव प्रोटेस्ट स्वेप्ट अक्रॉस इजराइल। Thousands of demonstrators filled the streets of Tel Aviv to demand immediate ceasefire। और फिर यहां पर एक और काम हो रहा है, एक और क्राइसिस है, वो ये है कि ये जो मुजाहिरीन हैं ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स हैं उनको भी फौज में भर्ती किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे रिजर्व्स के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। ऑर्थोडॉक्स के बारे में आप जानते हैं, वो जो एक हैट लेकर प्रॉपर ड्रेस और वो जो आपको ये नजर आते हैं वो ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स जो हैं इजराइल में सिर्फ उनको ये एग्जेम्पशन है कि वो मिलिट्री में भर्ती ना हो, और वो ऑर्थोडॉक्स हैं वो सिर्फ अपनी मजहबी तालीम के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी सारे इजरायली जो हैं वो फौज में भर्ती होते हैं। तो अब चूंकि जंग में फौजियों की शॉर्टेज हुई है और रिजर्व लड़ने से इनकार कर रहे हैं, तो अब उनकी जरूरत महसूस हो रही है क्योंकि वो अच्छा खासा बड़ा तबका है। अच्छा, अब इधर से प्रेशर ये है नेतन्याहू के ऊपर कि उनको भर्ती करो, और वो जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो भर्ती होना नहीं चाहते। अच्छा, इन्हीं ऑर्थोडॉक्स की एक पार्टी जो है वो इस वक्त नेतन्याहू की कोalition के अंदर मौजूद है। उसने ये धमकी लगाई है, पिछले दिनों उसकी एक हेडलाइन भी हमने आपके सामने रखी थी। उसने धमकी लगाई है कि अगर तुमने रिक्रूटमेंट की तो फिर हम तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे। और आप जरा अंदाजा करें कि वो क्राइसिस कितना तय दर तय है। तो यहां से मतलब इजराइल फाते होगा, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। इजराइल ने जो रास्ता चुना है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जब तबाही का रास्ता है। और अब क्या हुआ है कि जो इजरायली प्रिजनर्स रिहा हुए हैं उन्होंने इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए हैं।
अलेक्जेंडर जो अमेरिकी कैदी है, उसके फादर ने इंटरव्यू दिया कि इजरायली बमबारी में वो मरने के बिल्कुल करीब था और हमास ने उसको बचाया। हमास ने उसको बचाया। और आज इजरायली कैदियों ने इंटरव्यू दिए हैं कि इजरायली बमबारी में हम मरने से बिल्कुल बच गए थे और हमास ने हमें बचाया। इजरायली बॉम्ब्स नियरली किल्ड मी, ब्लॉकेड लेफ्ट मी स्टार्विंग, एक्स कैप्टिव। ये अब उनके इंटरव्यू चलना शुरू हो गए। तो ये हारा हुआ इजराइल है, बिल्कुल डिफीट हो चुका है और इस वक्त दुनिया में कोई भी अपने आप को इजराइल के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता है। अच्छा, अब अगली बात देखिए, ये अभी भी जारी है सिर्फ अमेरिका की बैकिंग की वजह से। आज अमेरिका पीछे हट जाए तो ये इजराइल सिर्फ 10 दिनों के मार है। तो जेडी वैंस ने जो इतना बड़ा एतराफ किया, मैं आपके सामने रख देता हूं। यानी अब बात आ गई है सिर्फ अमेरिका के ऊपर। इजराइल क्या कर सकता है? वो जो है वो सिर्फ सिविलियंस को निशाना बना सकता है। विक्ट्री और डोमिनेशन ये उसके बस की बात नहीं है और यूरोप पीछे हट गया। बात है सिर्फ अमेरिका की। तो अब जरा मैं आपके सामने जेडी वैंस का एतराफ रखने जा रहा हूं। ईरानियन मीडिया को पहले कोट करते हैं। यूएस वाइस प्रेसिडेंट, द इरा ऑफ अनकंटेस्टेड यूएस डोमिनेंस इज ओवर। यूएस डोमिनेंस इज ओवर। ये कौन बयान दे रहा है? कोई मीडिया एनालिस्ट बयान नहीं दे रहा, ये जेडी वैंस इस वक्त जो है वो बयान दे रहा है और ईरानियन मीडिया उसको जो है वो कोट कर रहा है। यानी अनकंटेस्टेड यूएस डोमिनेंस। भाई कोई पूछने वाला नहीं है दुनिया में। जो चाहो मिडिल ईस्ट को जैसे चाहना है, सद्दाम हुसैन पे हमला कर दो, जो मर्जी कर दो, अरब स्प्रिंग करवा दो, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ना किसी की वो इकॉनमी है, ना किसी की वो मिलिट्री है। तो आज वो टाइम खत्म हो चुका है। यह सबसे बड़ा एतराफ, तारीख का सबसे बड़ा एतराफ आया है न्यूज पे। जेडी वैंस इशूज न्यू वार्निंग, इरा ऑफ अनकंटेस्टेड यूएस डोमिनेंस इज ओवर। ये मैं दुनिया भर का मीडिया आपके सामने रख रहा हूं कि ये कितनी बड़ी बात है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट वाज अनाउंस द एंड ऑफ इरा ऑफ अनडिस्प्यूटेड यूएस डोमिनेंस। भाई कोई इख्तलाफ ही नहीं है, सब ने मान लिया है अमेरिका की ताकत को, सब उसके सामने झुक गए। अनडिस्प्यूटेड पावर, कोई ये नहीं है कि अच्छा रशिया भी टक्कर दे सकता है, अच्छा चाइना भी टक्कर दे सकता है, नहीं, कोई दुनिया में बचा ही नहीं है। वांस टेल्स नेवल एकेडमी ग्रेजुएट्स they are facing new and very dangerous era for US. Fox News. Writer VP Vance says use of military force under Trump will be very careful and decisive. बड़ी सोच समझ कर अपनी मिलिट्री भेजेंगे जहां भी भेजेंगे, ये नहीं कि जहां पर दिल चाहा उतार दी, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। अब हम अगर मिलिट्री इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा सोच समझ कर करेंगे। ये बंदा जो है वो यमन जंग का भी खिलाफ था। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस अनाउंस द इरा ऑफ अनकंटेस्टेड यूएस डोमिनेंस इज ओवर। रशिया, चाइना एंड अदर्स आर सीरियस थ्रेट्स एंड आर डिटरमिन्ड टू बीट द यूनाइटेड स्टेट्स इन एवरी सिंगल डोमेन। ये बात इंपॉर्टेंट है, इन एवरी सिंगल डोमेन। ये जो बड़ी ताकतों की लड़ाई होती है ना, ये सिर्फ मतलब एक डोमेन में नहीं लड़ी जा रही थी कि ये मिलिट्री में सिर्फ कन्फ्रंट करना है। एक एक चीज होती है, एक एक मुल्क के ऊपर इन्फ्लुएंस, एक एक शोबे के अंदर इन्फ्लुएंस। एवरी डोमेन के अंदर वो कह रहे हैं कि अब चाइना और रशिया में कन्फ्रंट कर सकते हैं। जब सोवियत यूनियन टूट गया था तो रशिया फारिग हो गया था, रशिया की वो ताकत नहीं बची थी। अब रशिया वापस आया है और उसको पुतिन ने दोबारा से खड़ा किया है। वी नीड टू मेक श्योर दैट इफ वी सेंड आवर आर्मी टू वॉर वी डू इट विद द राइट टूल्स। अब हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि अगर हम अपनी आर्मी को जंग में भेजेंगे तो विद राइट टूल्स भेजेंगे, सोच समझकर और कैलकुलेट करके कि क्या हम ये जंग जीत सकते हैं। बिला वजह हम अपनी आर्मी को भेजने वाले नहीं हैं। तो मिडिल ईस्ट में क्या वो जीत सकते हैं? क्या वो जीत सके हैं? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। यानी एक तरफ इजराइल हार चुका है, उसके जीतने के कोई चांसेस नहीं है, क्राइसिस दर क्राइसिस में वो जा चुका है, और दूसरी तरफ अमेरिका ये एतराफ कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।